उस रात मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और मेरे पति साहबजादा अभी तक घर नहीं आए थे। पर आज बगैर बुलाए घर पर मेरी छोटी बहन मुनमुन आई थी। आखिर तुम्हारी शादी टूटने के कगार पर आ ही गई। इस पल का न जाने मुझे कब से इंतजार था। तुम क्या कह रही हो? अपनी बहन से ऐसे कौन कहता है भला? तुम्हारे पति साहबजादा का होने वाला बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूं, क्योंकि जो प्यार तुम्हारे पति को तुमसे नहीं मिला वो प्यार मैंने उसे दिया। तो आखिर तुम्हारी शादी टूट ही रही है ना? दुनिया की कौन सी ऐसी बहन होती होगी जो अपनी सगी बहन के नाक के तले उसी के पति के साथ नाजायज रिश्ता रखती होगी? तुम तो प्रेग्नेंट। छी, तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि सब जानकर मुझ पर क्या बीतेगी? मैं तुम्हारी बहन हूं। बहन और तुम, चलो ये सच भी तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एक तो खुद से अपनी शादी संभाली नहीं गई और से मुझ पे चढ़ रही हो। तुम्हारे पति साहबजादा की तरफ से एनिवर्सरी का तोहफा। गुनगुन ने जब इन पेपर्स पर नजर डाली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये डिवोर्स पेपर्स थे जिस पर गुनगुन और साहबजादे का नाम लिखा हुआ था। क्या अभागी किस्मत थी। पहले मालूम पड़ा कि जो बच्चा उसकी कोख में होना चाहिए था वो उसकी बहन के कोख में था, और अब मैरिज एनिवर्सरी पर पति से मिला ये डिवोर्स का तोहफा। तभी साहबजादा वहां आ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। जब जब मैं तुम्हारे चेहरे की ओर देखता हूं ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही अफसोस होता है, तुमसे शादी करने का अफसोस। इस साथ की उम्मीद मैं तुमसे कर रहा था तो मुझे मुनमुन से मिला। सासू माँ, आप साहबजादा को समझाइए ना। मैं खुद नहीं जानती ये सब हो कैसे रहा है। आप तो मुझ पर भरोसा रखिए इस बात का कि मैं अपने रिश्तों की कदर करती हूँ। तुम्हारी चाल ढाल से ना मुझे शुरू से ही अंदाजा हो गया था कि तुम मेरे बेटे के लिए कभी सही थी ही नहीं। अरे आज तक इस परिवार को तुम उसका वारिस तो दे नहीं सकी, उसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हटो यहां से, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे एक ही रास्ता दिखा, वो था पापा और मम्मी से मिलने का। आखिर उन्हें भी पता चलना चाहिए कि मुनमुन ने क्या किया मेरे साथ। हालांकि वहां जाकर गुनगुन का सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसने उसके अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। गुनगुन के पहुंचते ही मुनमुन भी वहां आ चुकी थी। देखो गुनगुन, मुनमुन का दिल अगर साहबजादे पर आ ही गया है और अगर हमारे साहबजादे भी मुनमुन को पसंद करते हैं तो इसमें हर्जी क्या? बस साहिबजादे से मैंने शादी की है, पति है वो मेरे।
मुनमुन की पसंद का कोई खिलौना नहीं जो उसको उठाकर दे दिया। बचपन में भी आप यही करते थे मेरे साथ, जो मुझे पसंद आया वो इस मुनमुन को उठा के दे दिया। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने तुम्हें कभी अपनी कोख से जन्म दिया ही नहीं, और ना चाहते हुए भी तुम यहाँ हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी। ये सुनकर गुनगुन खामोश हो गई थी। इतना बड़ा सच एक झटका जो था। अब उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। समझ लो तुम्हें पालना हमारा एहसान है तुम पर। इसके बदले में मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए। इतने सालों से तुम्हें झेला है, इसका कुछ तो इनाम बनता है ना। तो कर लो सौदा आज अपने पति शहाबजादे का। मालूम नहीं मम्मी पापा कि आपने मुझे किस बड़ी गलती की इतनी गहरी चोट दी है। खैर मुझे कमजोर मत समझिए। अगर आप में से किसी को मेरी कोई भी फिक्र नहीं है तो यही सही, लेकिन मैं अपना रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब घर की बात घर से बाहर जाएगी और इस गंदगी की कालिख सबके मुंह पर लगेगी। मेरे तलाक का मामला कोर्ट तक पहुंचेगा। अगले दिन गुनगुन वापस अपने घर गई और घर से बाहर ही थोड़ी देर छुपकर उसने ये देखना चाहा कि कहीं मुनमुन किसी से मिलने तो नहीं जा रही। कल ही गुनगुन ने केस की धमकी दी थी और मुनमुन चुप बैठने वालों में से तो नहीं थी। उसका पीछा करना ही करना था, ये जानने के लिए कि वो आखिर यहाँ आकर क्या कर रही थी। मुनमुन के कोर्ट के अंदर जाने के बाद जब गुनगुन अंदर गई तो वो भी भीड़ में कहीं गुम हो गई। गुनगुन, मुझे पता है तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई, लेकिन इतनी भागदौड़ क्यों कर रही हो? मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं यहाँ क्यों आई थी। मुझे कि यकीन नहीं होता है मम्मी, किसी का घर बर्बाद करने के लिए तुम इतनी मेहनत कर सकती हो। तो गुरूर है ना तुम्हें अपने बसे बसाए घर पर। देखना बहुत जल्दी चूर चूर कर दूंगी मैं। तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी बेकरार हूँ तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने के लिए। वैसे झलक तो तुम देख ही चुकी हो, आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। पूरे शहर में मेरी ही कार मिली नीचे आने के लिए। कब से हॉर्न बजाए जा रहा हूं। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि विपुल था। वो विपुल जो कभी सालों पहले गुनगुन से एक तरफा प्यार करता था। गुनगुन, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? कुछ घंटों बाद जब गुनगुन की आंखें खुली तो उसने खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरे रास्ते में आई, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने एक नजर उसके चेहरे पर डाली तो मुझे पिछली बातें याद आ गई।
शहर में कैसे? मुझे लगा था कि तुम दोबारा कभी नहीं मिलोगे। खैर, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे अब जाना चाहिए। मैं तुम्हें दोबारा जरूर मिलूंगी। चली जाना, लेकिन ऐसे नहीं। पूरे 24 घंटे के बाद होश में आई हो तुम, और अगर मैं तुम्हें यहां नहीं लाता तो इल्जाम मेरे सर पर ही होता। तुम पर हुए इलाज का खर्च मुझे वापस करो और जाओ यहां से। विपुल तो ऐसा नहीं था, फिर ये इतना बदल कैसे गया? पर मैं जानता हूं तुम्हारे पास इतनी कौड़ी भी नहीं है मुझे देने के लिए, क्योंकि तुम अपना सब कुछ गवा चुकी हो। तो अगले 10 दिन के लिए तुम इसी घर में रहोगी। फिर आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। पर हाँ, भागने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनते ही गुनगुन शॉक्ड रह गई। वो सोचने लगी, गुनगुन के पास तो पैसे सच में नहीं थे, क्योंकि वो बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकली थी। लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि विपुल को ये सब कैसे पता था और वो क्यों ऐसा कर रहा था। वो लड़की यही है, जैसे कि मुझे पता था। उसकी शक्ल नेहा से मिलती जुलती है, इसलिए मैंने उसे यहीं रोक रखा है। नेहा कौन है और मेरी शक्ल नेहा से क्यों मिलती है? हालांकि विपुल क्या कर रहा था ये गुनगुन के सोच से परे था। उसे विपुल की साजिश का सच जानना ही था। इसीलिए उस रात कौन है वहाँ? वहाँ जाना मना है। विपुल साहब भी मना करते वहाँ जाने से। एक अंधेरे कमरे की हल्की सी रोशनी में गुनगुन ने देखा कि एक बिस्तर पर विपुल अपने सीने से एक फोटो फ्रेम को चिपकाए सो रहा था। क्या करूं? छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता था किसकी मदद कर रहा हूँ। सोचना भी मत, मुझ जैसे सक्सेसफुल आदमी को फंसाने का। वो दिन बीत गए जब मैं तुम पर मरता था। ये कहाँ आकर फंस गई मैं? मैं तो भूल ही गया था तुम्हारी खुशबू। तुम्हारे इलाज के ऊपर जो पैसे खर्च हुए उनका हिसाब तुम्हें कैसे चुकता करना है वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। ये सुनकर गुनगुन काफी डर गई कि पता नहीं विपुल क्या करना चाहता है उसके साथ। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि विपुल से ये कह सके कि वो यहाँ से जाना चाहती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे साथ?
हाँ गुनगुन, तुम, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ कुछ करने का। तुमने मुझे पकड़ के रखा था। बस रहने दो, सब जानती हो किस इरादे से तुम्हें आए हो। और देखी है तुम्हारी जैसी लड़कियां। और सुनो, तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए रखा था ताकि तुम ठीक हो सको। कल सुबह तुम यहां से जा सकती हो। जो तबाही मेरी पर्सनल लाइफ में आई थी, उसके आगे मुझे दुनिया का हर गम छोटा लग रहा था। मैं अंदर से टूट चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में मेरी बहन ने मुझसे मेरा पति छीन लिया। मेरे माँ बाप ने मुझसे मेरा बेटी होने का हक छीन लिया और मेरे बीते हुए कल ने मेरे आज को। मगर बस बहुत हो गया। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने गुनगुन, कोई चमत्कार नहीं होगा। तुझे खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी, अपना हक छीनना होगा। बस बहुत हुआ। जब गुनगुन अगली सुबह घर पहुंची तो उसने देखा कि मुनमुन सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। उसने पूरी तैयारी कर ली थी गुनगुन से उसका पति और घर छीनने की। आखिर कौन है ये औरत? मुझसे बेहतर तो तुम जानती होगी ना ये शादी क्यों टूट रही है। शर्म नहीं आई तुम्हें? जरा सी भी शर्म नहीं आई? अगर थोड़ी भी शर्म बची है और इस परिवार की इज्जत की परवाह है तो अभी डिवोर्स पेपर पे साइन करूं। मैंने तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखा था, लेकिन तुम्हारी काली करतूतों के बाद ना तुम पर से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास उठ गया है। भगवान कभी भी किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। मुझ पर पहाड़ तो तब टूट पड़ा जब साहबजादा ने मुझे घर से भी निकाल दिया। इसलिए शायद मुनमुन उस दिन कोर्ट गई थी। ऐसा लग रहा था मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, पर मैं चुप तो नहीं बैठने वाली थी। मुझे उन सबको एक सबक सिखाना ही था जिन्होंने मुझे जिंदगी के एक अनजाने मोड़ पर लाकर ढकेल दिया था। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसू को पोंछा और फिर एक ही नाम मेरे दिमाग में आया, विपुल। एक वही है जो ऐसी सिचुएशन में मेरी मदद कर सकता था। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा गुनगुन, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे सीक्रेट शादी करनी होगी। एक ऐसी शादी जहां हम रहे तो पति पत्नी की तरह, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होगा। और इस शादी में क्या होगा उसकी शर्तें इसमें लिखी हुई है। इतनी गंदी शर्तें, क्या लिखा है इसमें? आखिर कोई लड़की इस काम को कैसे कर सकती है? कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं?
नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने सालों बाद मेरा ये दिन मेरे सामने अचानक कैसे नहीं आ सकता। आखिर कौन है ये औरत? क्या लिखा है विपुल ने शादी की शर्तों में? क्या गुनगुन ले पाएगी अपना बदला अपनी बहन मुनमुन से? क्यों कर रहा है विपुल गुनगुन के साथ ऐसा? यूएसए के एक छोटे से शहर के बार में बैठी इस खूबसूरत सी लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन अपने देश इंडिया से मीलों दूर इस अनजान शहर में किसी का बेसब्री से इंतजार करेगी। अचानक से एक आवाज ने उस खूबसूरत लड़की को चौंका दिया। कैन आई ऑर्डर यू अ ड्रिंक? एक भारी आवाज ने पीछे से कहा। चौंकते हुए जैसे उसने पलट कर देखा तो एक जवान खूबसूरत लड़का लगभग 27-28 साल का उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोले, आई थिंक यू आर ऑल्सो इंडियन राइट? बिना वक्त गवाए वो लड़की की टेबल पर ड्रिंक्स लेकर आ गया। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप यहाँ किसी का इंतजार कर रही हैं? लड़की ने हामी में सिर हिलाया तो उसने फौरन कहा, मैं भी यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। पता नहीं कैसे अभी तक वो आया नहीं। ओह सॉरी, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गया। बाय द वे, आई एम करण। लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा। लड़की ने भी हैंडशेक करते हुए कहा, आई एम गुनगुन। और ड्रिंक्स खत्म होते ही करण ने सीट से खड़े होते हुए कहा, कैन आई डांस विथ यू? गुनगुन डांस करना तो नहीं चाहती थी, पर ड्रिंक्स के बाद हल्का सा सुरूर उसे भी चढ़ गया था। इसीलिए गुनगुन उसके साथ बार के ही कोने में बने एरिया में हल्की बज रही धुन पर थिरकने लगी। पर उस लड़के का मकसद कुछ और ही था। गुनगुन फौरन बार के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गई कि तभी वो शख्स भागते हुए गुनगुन के पीछे आने लगा और गुनगुन का नाम पुकारते हुए उसने कहा, गुनगुन, गुनगुन प्लीज लिसन टू मी। गुनगुन ने करण का हाथ मोड़कर अपने दाएं हाथ से करण के गले पर एक जोर से टीजर गन से वार किया, जिससे करण जमीन पर गिर गया। गिरते ही करण की जेब से एक पेन ड्राइव निकलकर बाहर गिर पड़ी। गुनगुन ने बुलंद आवाज में कहा, आई एम अ लॉयर मिस्टर करण ठाकुर, और मैं जानती हूँ इस ड्राइव में वो सारी फुटेजेस हैं जो तुमने मासूम लड़कियों को बहला फुसला कर बनाई थी। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। और गुनगुन अपनी कार में बैठकर वहां से फौरन निकल गई। गुनगुन हाथ में पेन ड्राइव लिए जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर पहुंची, सभी स्टाफ गुनगुन को देखकर ताली बजाने लगे और सामने से ही अपने केबिन से निकलकर गुनगुन के बॉस कृपाल शर्मा ने कहा, वेल डन गुनगुन, यू डिड इट। तुमने आज केडीबी फर्म्स का नाम रोशन कर दिया। गुनगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स सर, पर मुझसे ज्यादा बड़ी जीत ये उन लड़कियों की है जिन्हें मैं इंसाफ दिला पाई। एब्सोल्युटली राइट, यू मेड अस प्राउड, और इसीलिए वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। गुनगुन उत्सुक थी, पर तभी उसके फोन पर किसी का वीडियो कॉल आने लगा। गुनगुन ने हड़बड़ी में बॉस से कहा, अब सर बस 2 मिनट इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। गुनगुन ये कहते हुए फौरन ऑफिस की बालकनी चली गई। अपने बाल ठीक करके जैसे ही उसने वीडियो कॉल उठाया तो कॉल की दूसरी तरफ 2 छोटे बच्चे अप्पू और डप्पू ने चीखते हुए कहा, मम्मी, हम कब से आपका वेट कर रहे थे पर आपने कॉल ही नहीं किया। गुनगुन ने हंसते हुए कहा, मम्मी कुछ बिजी काम कर रही थी ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। मम्मी, आप इंडिया वापस कब आओगी? हम आपको बहुत मिस करते हैं। गुनगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आई होप सून। फोन काटने के बाद गुनगुन जैसे ही ऑफिस के अंदर गई तो उसने देखा कि एक बड़ा सा केक गुनगुन के लिए रखा हुआ था। बॉस ने गुनगुन की तरफ देखते हुए कहा, ये सारा इंतजाम सुजल ने किया है तुम्हारे लिए। गुनगुन ने सुजल की तरफ देखते हुए कहा, सुजल, तुम कभी मुझे स्पेशल फील करवाने का मौका नहीं छोड़ते। थैंक्स फॉर दिस। पूरी रात ऑफिस में पार्टी करने के बाद सुजल ही गुनगुन को अपनी कार से घर ड्रॉप करने आया कि तभी सुजल ने प्यार से गुनगुन का नाम पुकारा, गुनगुन। गुनगुन ने जैसे ही पलट कर देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि उसके ठीक सामने एक घुटना जमीन पर टिकाए
हाथों में डायमंड रिंग लिए सुजल ने कहा, गुनगुन, विल यू मैरी मी? आई एम सॉरी बट मेरा जवाब ना है। सुजल ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? तुम मुझे पसंद करती हो, हम एक ऑफिस में काम करते हैं, हमारी ट्यूनिंग जमती है, फिर क्यों? आखिर क्या कमी है मुझ में? गुनगुन ने सिर हिलाते हुए कहा, यू आर परफेक्ट सुजल, कमी तुम में नहीं मुझ में है। मेरा एक ऐसा पास्ट है जिसने मुझे बदल कर रख दिया है। उस पास्ट ने इतना दर्द भरा है मेरे दिल में कि अब उसमें प्यार के लिए जगह नहीं है। घर के अंदर जाते ही गुनगुन की आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। दुनिया के सामने इतनी स्ट्रॉन्ग औरत अकेले में कितनी लाचार थी, ये साफ दिख रहा था। गुनगुन ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद से कहा, जो आपने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी साहबजादा। अगली सुबह गुनगुन का फोन जोर जोर से बज रहा था। चौंकते हुए जैसे ही गुनगुन नींद से उठी तो उसने देखा कि फोन पर बॉस के 10 मिस्ड कॉल्स थे। गुनगुन ने फौरन बॉस को फोन किया। बॉस ने फोन उठाते हुए गहरी आवाज में कहा, गुनगुन, जल्दी ऑफिस आओ, देयर इज समथिंग वेरी अर्जेंट। ऑफिस पहुंचते गुनगुन सीधे बॉस के केबिन में चली गई। वहां बॉस को देखते हुए उसने पूछा, क्या बात है, आपने इतनी अर्जेंट में बुलाया? बॉस ने खड़े होते हुए कहा, बैग पैक कर लो गुनगुन, तुम कल मुंबई जा रहे हो। मुंबई का नाम सुनते ही गुनगुन के रोंगटे खड़े हो गए। बॉस ने गुनगुन की ओर देखते हुए कहा, एक इंपॉर्टेंट केस है गुनगुन, जिसे तुम ही हैंडल कर सकते हो। मिश्रा जी वहां हमारी फर्म के हेड है, उन्होंने तुम्हें ऑलरेडी केस मेल कर दिया है, तुम एक बार केस को स्टडी कर लो। गुनगुन ने बॉस के सामने ही अपने फोन पर मेल ओपन कर जैसे ही पीडीएफ ओपन करके नाम पढ़ा तो उसके हाथ पैर कांप गए। स्तब्ध गुनगुन बॉस के केबिन से जैसे ही बाहर आई तो वहां कोने में खड़ा सुजल गुनगुन का इंतजार कर रहा था। मैं कल मुंबई जा रही हूँ सुजल, बॉस ने मुझे एक केस हैंडल करने को दिया है। सुजल ने कहा, अरे ये तो अच्छी बात है, पर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया है? गुनगुन ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि ये केस साहबजादे का है। सुजल ने चौंकते हुए कहा, साहबजादे? वो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, उनका केस? गुनगुन, बात क्या है बताओ मुझे। साहबजादे मेरे एक्स हस्बैंड है। ये सुनते ही सुजल के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस इंसान के साए से भी मैं दूर रहना चाहती थी, अब मुझे उसी का केस लड़ना है। सालों बाद अपने वतन लौटने के बाद भी गुनगुन के दिल में खुशी से ज्यादा खौफ था। खौफ साहबजादे का सामना करने का। बॉस ने गुनगुन से कहा था कि एयरपोर्ट पहुंचते ही कंपनी की गाड़ी गुनगुन को सीधा साहबजादे के ऑफिस ले जाएगी, क्योंकि ये मीटिंग बहुत जरूरी है। गुनगुन गाड़ी में बैठ तो गई थी, पर जैसे जैसे साहबजादे का ऑफिस नजदीक आता जा रहा था वैसे वैसे गुनगुन के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। साहबजादे के ऑफिस के बाहर वेटिंग एरिया में बैठी गुनगुन बस घड़ी के कांटे को देख रही थी। गुनगुन के दिमाग में सवालों का बवंडर चल ही रहा था कि तभी अचानक से केबिन का गेट खुलता है। गुनगुन की मानो जैसे सांसें अटक जाती है, पर केबिन से एक औरत बाहर निकल कर आती है। वो औरत गुनगुन को देखकर चौंक जाती है। गुनगुन के भी होश उड़ जाते हैं उसे देखकर, और चौंके भी क्यों ना, ये औरत कोई और नहीं बल्कि गुनगुन की बहन मुनमुन थी। गुनगुन को सामने देखकर मुनमुन के भी होश उड़ गए थे। गुनगुन, तुम यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ देखो मुनमुन, मैं यहाँ कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं आई, साहबजादे का केस हैंडल कर रही हूँ, उसी सिलसिले में उनसे मिलने आई हूँ। ये सुनते मुनमुन भी शॉक्ड हो गई थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद साहबजादे ने गुनगुन को कैसे अपनी कंपनी का केस दे दिया। कि तभी गुनगुन ने सवाल किया, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सवाल सुनते ही मुनमुन अपने चेहरे की हंसी छुपा नहीं पाई और गुनगुन के ठीक सामने आकर कहा, ये ऑफिस जितना साहबजादे का है उतना मेरा भी है। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, आप कहो मुझे। तुम जिस कंपनी में छोटी सी सैलरी पर काम करते हो उसके हम टॉप क्लाइंट हैं, और वैसे भी तुम हो कौन जो तुम्हारे सवालों का जवाब दूं मैं? मैडम मुनमुन, जितनी औकात है खुद कमाई है मैंने, किसी और औकात को नाव बनाकर लहरों से नहीं उलझते। गुनगुन का ये तेवर देखकर मुनमुन के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। मुनमुन हैरान थी, क्या ये वही पुरानी वाली गुनगुन है या फिर गुनगुन का कोई बहरूपिया? तभी साहबजादे की सेक्रेटरी ने गुनगुन को आकर बताया कि साहबजादे किसी मीटिंग में बिजी हैं और आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे।
गुनगुन ने वैसे तो मुंबई से अपना नाता पूरी तरह तोड़ लिया था, पर फिर भी शहर में कोई थी जिसने कभी गुनगुन का हर मोड़ पर साथ दिया था, उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रगति। गुनगुन ने अपनी खबर प्रगति को नहीं दी थी और इसीलिए उसे सरप्राइज देने के लिए गुनगुन ने सीधे प्रगति के घर जाकर उसकी घर की डोरबेल बजाई। प्रगति ने जैसे ही गेट खोला तो अपने सामने खड़ी गुनगुन को देखकर प्रगति ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, ओह माय गॉड, गुनगुन तुम? प्रगति ने हैरानी भरी नजरों से गुनगुन की तरफ देखते हुए पूछा, तू और मुंबई में? तूने तो कहा था इस शहर को कभी पलटकर नहीं देखेगी तू। सारे सवाल यही पूछ लेगी, अंदर भी बुलाएगी। ओह आई एम सॉरी। कहते हुए प्रगति ने गुनगुन के हाथ से उसका बैग लिया और उसे अंदर लेकर चली गई। लंबा सफर तय करने के बाद गुनगुन शावर लेने प्रगति के वॉशरूम चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी मुनमुन गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो अब तक गुनगुन की कही हर एक बात अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाई थी। मुनमुन अपनी सोच में गुम ही थी कि तभी घर में नौकरों की चहलकदमी तेज हो गई थी। ये किसी आने वाले तूफान की दस्तक नहीं, बल्कि साहबजादे का घर में आने का बिगुल था। हर कोई साहबजादे के गुस्से के खौफ में रहता था। कोई नहीं जानता था कि उनका मूड कब कैसा हो। अचानक से मुनमुन के कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। साहबजादे को देख बेड से उठ मुनमुन उनके करीब जाकर बोली, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। साहबजादे ने मुनमुन के कानों के पास आकर हौले से कहा, मुझसे पूछे बिना तुम ऑफिस क्यों गई थी मुनमुन? साहबजादे की आवाज में इतना खौफ था कि एक पल के लिए मुनमुन भी सहम गई थी। उसके बाद साहबजादे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। साहबजादे ने फिर से गुनगुन की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, और मैंने सुना है कि ऑफिस में तुम्हारी किसी से बहस भी हुई है, क्या ये सच है? मुनमुन ने लड़खड़ाते हुए कहा, वो मैं तो आपसे मिलने। साहबजादे ने चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है मेरी परमिशन के बिना ना ही तुम मेरे ऑफिस में आओगी ना ही मेरे केबिन में, फिर भी तुमने वही किया। हाँ मुझसे गलती हुई, पर आपसे भी तो गलती हुई ना। आप भूल गए गुनगुन ने सालों पहले आपके साथ क्या किया था, फिर भी आपने उसे अपनी कंपनी का केस लड़ने के लिए मुंबई बुला लिया। ये मेरे ऑफिस का मामला है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कब कहाँ और कैसे क्या करना है। मुनमुन ने आवाज धीमी करते हुए कहा, आई नो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिस गुनगुन ने सालों पहले आपका घर उजाड़ दिया था उसे आप मौका ही क्यों दे रहे हैं? उसे दोबारा मौका दिया तो वो फिर से वही करेगी। आपकी पत्नी रह चुकी है, पर मेरी भी बहन थी वो। साहबजादे ने अपनी टाई निकालकर बेड पर फेंकते हुए कहा, साहबजादा कभी अपने दोस्त और दुश्मनों को नहीं भूलता। तुमसे ज्यादा नफरत है मुझे उस औरत से। अगर वो मुंबई वापस आई है तो किसी मकसद से, और उस मकसद का तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। यू नो दैट कि साहबजादे के डिसीजन पे कोई डाउट करे, आई डोंट लाइक इट। ये कहते ही साहबजादे गुस्से से अपने कमरे से बाहर चले गए। मुनमुन नफरत की आग में जल रही थी। उसने खुद से कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं गुनगुन को दोबारा हर चीज तबाह करने नहीं दूंगी। इस बार उसे ऐसी सजा दूंगी कि वो 7 जन्म तक याद रखेगी। गुनगुन प्रगति के घर की बालकनी में बैठी गर्म चाय का लुत्फ उठा रही थी। प्रगति ने हंसते हुए कहा, ये बता मुंबई किस क्लाइंट का केस लड़ने आई है? साहबजादे का। तू ये क्या कर रही है गुनगुन, सब जानते हुए भी? आई नो प्रगति, यू आर वरीड अबाउट मी, बट तुम फिक्र मत करो, अब मैं पहले वाली गुनगुन नहीं हूँ जिसे कोई भी आसानी से हरा दे। पुराने रिश्तों ने इतने गहरे जख्म दिए हैं कि अब ये गुनगुन लड़ना भी जानती है और जीतना भी। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन गुनगुन जो भी करना सोच समझ के करना। प्रगति, आज साहबजादे के ऑफिस में मुझे मुनमुन मिली थी। उसने कहा कि ऑफिस उसका भी उतना ही है जितना साहबजादे का। तुझे क्या लगता है, वैसा क्यों कहेगी? गुनगुन की बात सुनते ही प्रगति उठकर खड़ी हुई। प्रगति ने गुनगुन से नजरें चुराते हुए कहा, पता नहीं ऐसा क्यों कहा होगा। तू भूल रही है प्रगति, आई एम ए लॉयर। झूठ मीलों दूर से पकड़ लेती हूँ, तो सच सच बता आखिर बात क्या है? तेरी बहन तेरे एक्स हस्बैंड की पत्नी है गुनगुन। गुनगुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नाउ इट ऑल मेक सेंस। अगले दिन गुनगुन मुंबई में स्थित अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी। गुनगुन मीटिंग के लिए थोड़ा लेट हो चुकी थी, इसीलिए वो भागते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी गुनगुन ने चिल्लाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, प्लीज स्टॉप द लिफ्ट। एक हाथ लिफ्ट के दरवाजे के बीच में आया और लिफ्ट का गेट बंद होने से रुक गया। गुनगुन अपनी फाइल संभालते हुए लिफ्ट में पहुंची।
बिना उस शख्स की तरफ देखे गुनगुन ने कहा, थैंक्स। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने जवाब दिया, वेलकम बैक था। गुनगुन का एक्स हस्बैंड साहबजादे ठीक उसके सामने खड़े थे। गुनगुन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि साहबजादे से सालों बाद इस तरह से मुलाकात होगी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। ना तो गुनगुन ने साहबजादे से नजरें मिलाई, ना ही कोई बात की। उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी। अपनी जगह पर बुद्ध की तरह खड़ी गुनगुन बस ये सोच रही थी कि अब साहबजादे कुछ कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे और उसका वो क्या जवाब देगी। और तभी साहबजादे ने बिना गुनगुन की तरफ देखे कहा, फ्लोर आ गया है। गुनगुन ने अपने ख्यालों से निकलते हुए पूछा, जी? साहबजादे ने इस बार गुनगुन से नजरें मिलाते हुए कहा, फ्लोर आ गया है, बाहर निकलोगी या यहीं पर मीटिंग करनी है? गुनगुन फौरन खुद को संभालते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में जा पहुंची, जहां मुंबई ब्रांच के उसके बॉस मिश्रा जी अपनी टीम के साथ पहले से ही मौजूद थे। मिश्रा जी ने गुनगुन के साथ हैंडशेक करते हुए कहा, वेलकम टू इंडिया गुनगुन। थैंक यू सर। इससे पहले कि गुनगुन अपनी सीट पर बैठ पाती, तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुलता है। मिश्रा जी खुशी से दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये लो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंट मिस्टर साहबजादे भी आ गए। गुनगुन, मीट मिस्टर साहबजादे, ये हमारे सबसे प्रेस्टिजियस क्लाइंट हैं। सर, ये है मिस गुनगुन, आज से आपका केस यही संभालेंगी। नमस्ते मिस गुनगुन। दोनों के बीच एक अनकही सी जंग थी। साहबजादे की आदत थी, वो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाते थे। मिश्रा जी ने साहबजादे से कहा, सर आप लोग केस डिस्कस कर लीजिए, कोई भी इश्यू हो तो प्लीज कॉल मी। ये कहते हुए मिश्रा जी वहां से निकल गए। साहबजादे ने कुर्सी पर बैठते ही गुनगुन की तरफ घूरते हुए देखा। गुनगुन के चेहरे पर रौनक, ये बोल्ड अंदाज देखकर कुछ पलों के लिए साहबजादे भी हैरान हो गए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 5 साल में कितना कुछ बदल गया है तुम्हारे अंदर गुनगुन। गुनगुन भी अपने मन ही मन सोच रही थी, 5 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले आप। आज भी वही बैठने का ढंग, बातों में गुरूर और चेहरे पर पैसों का रौब है। माथे पर जैसे घमंड का टीका लगा हो। दुनिया बदल जाएगी पर ये इंसान कभी नहीं बदलेगा। और तभी इस केस के इंटर्न सुप्रिया ने इस केस की डिटेल्स को पढ़ना शुरू किया। केस रीडिंग खत्म होते ही गुनगुन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हो गई और अपने इंटर्न्स की तरफ देखते हुए कहा, ये केस बहुत क्रिटिकल है, हमें इसे बड़ी ध्यान से हैंडल करना होगा क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है और सामने वाली टीम काफी स्ट्रांग है। और तभी गुनगुन ने साहबजादे की तरफ देखते हुए कहा, आपके कोई क्वेश्चंस है मिस्टर साहबजादे? साहबजादे बिना कुछ कहे गुनगुन की तरफ घूरते रहे और फिर अचानक से कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। गुनगुन साहबजादे की बातों को अच्छे से समझ पा रही थी, लेकिन उससे पहले ही लॉयर्स की टीम ने उठते हुए कहा, क्यों नहीं सर? ये कहते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से सब जाने लगे। कॉन्फ्रेंस रूम की तरह ही गुनगुन के दिमाग में भी सन्नाटा पसर गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर साहबजादे के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं दूसरी ओर मुनमुन भी बेचैन थे। जिस तरह गुस्से में साहबजादे घर से निकले थे, उससे मुनमुन के मन में इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी। और जब से गुनगुन शहर में आई थी, तब से मुनमुन और भी ज्यादा बेचैन रहने लगी थी। मुनमुन के चेहरे की परेशानी साहबजादे की माँ लीला देवी ने साफ साफ पढ़ ली और उन्होंने हंसते हुए पूछा, साहबजादे ने कुछ कहा क्या? इतने साल हो गए मम्मी जी, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर साहबजादे को इम्प्रेस कैसे किया जाए। उनसे ज्यादा मूडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। लीला देवी ने भी हंसते हुए कहा, प्यार से हर मर्द पिघल जाता है, थोड़ा प्यार दिखा, थोड़ा प्यार जता, शायद तेरी बात बन जाए। थैंक्स मम्मी जी। मुनमुन दौड़ते हुए अपने कमरे में गई। मुनमुन ने मन ही मन सोचा, आज मैं भी ऐसा तमाशा करूंगी कि साहबजादे भी हिल जाएंगे। मुनमुन के खुराफाती इरादों से अनजान गुनगुन कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले साहबजादे के सामने बैठी हुई थी। 5 मिनट हो चुके थे। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था और फिर अचानक से कॉन्फ्रेंस रूम में फैली चुप्पी को तोड़ते हुए साहबजादे ने कहा, सिर्फ एक बार पूछूंगा, सच बताना, तुमने ये केस क्यों लिया? मेरे जवाब में भी सवाल ही मिलेगा आपको। मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, अपने सामने आए चैलेंजेस से भागती नहीं हूँ। मुझे केस मिला
ना करने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास। आप भी औरों की तरह बस मेरे क्लाइंट ही हैं। गुनगुन साहबजादे के चेहरे से ही समझ चुकी थी कि उन्हें कितना गुस्सा आ रहा था। फिर भी गुनगुन ने साहबजादे की आंखों में झांकते हुए कहा, तो सवाल ये है कि आपने मुझे केस लड़ने के लिए क्यों कहा? साहबजादे ने फौरन कहा, मैंने ये केस तुम्हारी लॉ फर्म को दिया था। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हें यूएसए से बुलाकर ये केस दे देंगे। तुम सच कहो या नहीं, पर मैं जानता हूं तुमने ये केस क्यों लिया है, क्योंकि इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा मुझे बर्बाद करने का। यही चाहती हो ना? यही है ना तुम्हारी जिंदगी का मकसद, मेरी बर्बादी? गुनगुन ने खुद को संभालते हुए और अपने अतीत को याद करते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ आपसे कोई बदला लेने नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी करने आई हूँ। एंड यू डोंट वरी, मैं अपने रिश्तों की कड़वाहट का असर अपने काम पर नहीं होने दूंगी। ये केस जीतना जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना मेरे लिए भी। गुनगुन ने कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते ही एक लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? जितना मैं इस इंसान से दूर जाना चाहती हूँ उतना ही ये मेरे पास आ जाता है। तभी कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ी गुनगुन को देख मिश्रा जी ने गुनगुन के पास आकर पूछा, इज एवरीथिंग ओके गुनगुन? गुनगुन ने एकदम से अपनी पलकें झपकाकर मिश्रा जी की ओर देखते हुए कहा कि यस सर। मिश्रा जी ने गुनगुन से धीमी आवाज में कहा, गुनगुन, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और तुम उन्हें इस तरह कॉन्फ्रेंस रूम में छोड़कर आ गई। जाओ अभी उनके पास, ये खुश रहेंगे तो ही यहाँ सैकड़ों लोगों के अकाउंट में तनख्वाह जाती है। गुनगुन ने फौरन खुद को संभालते हुए कहा, जी सर, मैं अभी जाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ साहबजादा ने कॉन्फ्रेंस रूम में टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए खुद से कहा, जब जब मैं इसे देखता हूँ ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मुझे धोखा दे सकती है। जो इसने मेरे साथ किया है इतिहास में किसी पन्ने ने अपने पति के साथ नहीं किया होगा। कोई और होता तो जिंदा नहीं बचता, पर इसका ये बदला रूप क्यों मुझे काटने को दौड़ रहा है? कि तभी साहबजादे के पंडित तिवारी जी का फोन आता है। साहबजादे फोन उठाकर बात करने की कोशिश करते हैं पर नेटवर्क कम होने की वजह से आवाज नहीं आती। साहबजादे बार बार फोन पर कहते हैं, हेलो हेलो पंडित जी। साहबजादे फोन पर बात करते हुए कमरे से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हैं। अचानक से गुनगुन उनके सामने आ गई और गुनगुन का चेहरा साहबजादे के से जा टकराया। टकराने के बाद गुनगुन अपना बैलेंस खोकर सर के बल गिरने ही वाली थे कि तभी साहबजादे ने गुनगुन के हाथ को थामकर उसे गिरने से बचाने के लिए अपनी तरफ खींचा। एक वक्त था जब जो इन दोनों की जोड़ी को देखता था तो कहता था जैसे रब ने बना दी जोड़ी। जितने कठोर और मजबूत साहबजादे उतनी नाजुक और बेहद खूबसूरत गुनगुन। शायद लोगों की ही नजर लग चुकी थी इस रिश्ते पर। क्या सालों तक बिछड़कर एक दूसरे के पास आना किसी की साजिश थी या फिर यह किस्मत का संयोग था जो इन दोनों के साथ एक अनकही अनसुनी दास्तान लिखने वाली थी? ऐसा क्या हुआ था जो इन दोनों के बीच जिसने एक यादगार प्रेम कहानी को एक नफरत की दास्तान में बदल दिया था? साहबजादे और गुनगुन दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी एक दूसरे का चेहरा भी देखेंगे, और आज सालों बाद इत्तेफाक से वो दोनों इतने करीब थे। गुनगुन खुद को संभालते हुए जैसे ही साहबजादा से दूर जाने लगी तभी गुनगुन के गले का हार्ट शेप लॉकेट साहबजादा की शर्ट के बटन में अटक गया। साहबजादा उस लॉकेट को हाथ लगाते उससे पहले ही गुनगुन ने तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे तैसे करके साहबजादा की शर्ट से उस लॉकेट को निकालने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। गुनगुन ने लॉकेट को खींचकर साहबजादा की शर्ट से अलग किया, जिससे साहबजादा की शर्ट का बटन भी टूट गया। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। गुनगुन को उस लॉकेट के लिए इतना उतावला देखकर साहबजादा ने भी तंज कसते हुए कहा, इतनी परवाह इस लॉकेट की? क्या है इसमें? अपने प्यार की फोटो लगा रखी है? गुनगुन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ, इसमें मेरे प्यार की ही फोटो है जिसे मैं हमेशा अपने दिल से लगा कर रखती हूँ। साहबजादे ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, इतनी जल्दी तो कोई इंसान कपड़े भी नहीं बदलता जितनी जल्दी तुमने अपनी लाइफ में बदले हैं। माइंड योर लैंग्वेज। आप मेरे क्लाइंट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पर्सनल लाइफ पर कुछ भी कहेंगे और मैं चुपचाप सुन लूंगी। लॉयर पता नहीं कहां से बन गई। इनफ ऑफ ऑल दिस। मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। ये कहते हुए साहबजादे वहां से फौरन मिश्रा जी के केबिन की तरफ चले गए। साहबजादे के हर एक इल्जाम ने गुनगुन को झंझोर कर रख दिया था।
गुनगुन ने लॉकेट की तरफ देखते हुए कहा, लॉकेट में छुपे मेरे इस प्यार की खबर किसी भी हाल में साहबजादे को नहीं लगने दूंगी। ये सोचते हुए गुनगुन ने जैसे ही लॉकेट खोलकर देखा तो उस लॉकेट में गुनगुन के बच्चे अप्पू और डप्पू की फोटो लगी हुई थी। गुनगुन ने अपने बच्चों की फोटो देखते हुए मन ही मन सोचा, मैं खुद इस अतीत की भट्टी में जल जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों पर अपने अतीत की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। खूबसूरत लाल साड़ी में खुद को संवारते हुए मुनमुन भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। कुछ भी हो जाए, मैं इस बार गुनगुन का साया भी साहबजादे पर पड़ने नहीं दूंगी। पर इस बार पहले की तरह आसान नहीं होगा। ये गुनगुन बदल चुकी है। उसके हाव भाव, बात करने का अंदाज, 5 साल पहले जो लड़की अपने हक के लिए नहीं लड़ सकी, वो आज दूसरों के हक के लिए लड़ रही है। ये सोचते हुए मुनमुन ने फौरन अपने फोन में गुनगुन की सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर उसकी तस्वीर देखने लगी। दुनिया के बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के पुराने से पुराने केस को गुनगुन ने सॉल्व किया हुआ था। गुनगुन की प्रोफेशनल फोटो को देखते हुए मुनमुन सोच में पड़ गई। आखिरकार इतने कम टाइम में इसने अपना इतना नाम कमा कैसे लिया? कल 5 साल में पहली बार साहबजादा मुझ पर इतना गुस्सा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। गुनगुन की मुस्कुराती फोटो को देखकर मुनमुन ने गुस्से से अपना फोन दीवार के साथ लगे बड़े से शीशे में दे मारा, जिससे पल भर में ही शीशा चकनाचूर हो गया। इस शीशे की तरह मैंने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े ना किए, तो मैं भी तुम्हारी बहन नहीं गुनगुन। जितनी नफरत मुनमुन के दिल में गुनगुन के लिए थी, उतना ही गुस्सा साहबजादे के दिल में इस वक्त गुनगुन के लिए था। गुस्से से तिलमिलाए साहबजादे ने सीधे मिश्रा जी के केबिन में घुसते हुए कहा, आप कोई और लॉयर ढूंढ लीजिए, मैं गुनगुन को अपना केस नहीं दे सकता। मिश्रा जी ने चौंकते हुए कहा, अरे सर आप बैठिए ना प्लीज, क्या हुआ? गुनगुन से कुछ गलती हुई क्या? साहबजादा ने भारी आवाज में कहा, बस ये समझिए कि मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं। क्या आपकी कंपनी में वकीलों की कमी है? मिश्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आप ऐसा ही समझ लीजिए। गुनगुन वन ऑफ द बेस्ट लॉयर हैं और उसके डेट्स के लिए क्लाइंट्स को 3-4 महीनों तक का इंतजार करना पड़ता है। आप दोनों के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मैं अभी रिजॉल्व कर देता हूँ। मिश्रा जी ने फौरन गुनगुन को कॉल कर उसे केबिन में आने के लिए कहा। गुनगुन भी कुछ ही मिनट में केबिन में आ गई। मिश्रा जी ने गुनगुन की तरफ देखते हुए कहा, गुनगुन क्या तुम इस केस को जीत सकती हो? गुनगुन ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर मैं पहले भी ऐसे केसेस हैंडल कर चुकी हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे क्लाइंट के लिए इस केस को जीतना मेरी प्रायोरिटी है। मिश्रा जी ने साहबजादा की ओर पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, आप भरोसा रखिए, गुनगुन इस केस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगी। इसीलिए कुछ देर सोचने के बाद साहबजादे ने कहा, गुनगुन ये केस कर भी रही है या नहीं, मैं इस बात का डिसीजन कल लूंगा। ये कहते हुए साहबजादे फौरन केबिन से बाहर चले गए। गुनगुन भी बिना कुछ रिएक्ट किए मिश्रा जी के केबिन से निकलकर प्रगति के घर चली गई। साहबजादे के पंडित उर्फ मैनेजर तिवारी जी भी घर पर ही साहबजादे का इंतजार कर रहे थे। साहबजादे ने तिवारी की तरफ देखते हुए पूछा, मैंने आपसे गुनगुन की वर्क प्रोफाइल देखने के लिए कहा था, कुछ मिला? तिवारी जी ने सर हिलाते हुए कहा, जी सर, मैंने उनकी प्रोफाइल चेक की है और सर सच में इस केस को लड़ने के लिए उनसे अच्छा वकील हमें नहीं मिल पाएगा। साहबजादे ने तिवारी जी की तरफ देखते हुए कहा, तिवारी जी मैंने आपसे सवाल किया था, सलाह नहीं मांगी। रात हो चुकी है, आप घर जा सकते हैं। तिवारी जी फौरन वहां से निकल गए। साहबजादे अपनी सोच में गुम जैसे ही अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि एक औरत गुनगुन की साड़ी पहने हुए थी। साहबजादे ने चौंकते हुए कहा, गुनगुन? वो औरत जैसे ही पलटी तो साहबजादे ने देखा कि ये मुनमुन थी जिसने गुनगुन की वो साड़ी पहनी हुई थी। मुनमुन ने मुस्कुराते हुए साहबजादे की तरफ देखते हुए कहा, सरप्राइज कैसा लगा? साहबजादे के चेहरे से उनके इमोशन का पता नहीं चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ गुनगुन नाइट ड्रेस पहने अपने बैग में सामान पैक कर रही थी। प्रगति ने गुनगुन को खोया हुआ देखकर उसके पास आकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यार गुनगुन, मैंने तुझे पहले ही बोला था बी केयरफुल, अभी भी वक्त है, साहबजादा का केस छोड़ दे। नो प्रगति, मैं पहले वाली गुनगुन नहीं हूँ जो अपनी मुसीबतों से भागती थी। मैंने अपने हालातों से लड़ना सीख लिया है। तेरे अंदर चेंज साफ दिखाई दे रहा है गुनगुन, एंड आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग, बट मेरी बात मान, ये केस तुझे तेरे पुराने दलदल में वापस घसीट कर ले जाएगा। गुनगुन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, प्रगति, अगर मैं अपने अतीत से इतना डरूंगी तो फिर जिंदगी को कैसे जीऊंगी? और फिर अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ अप्पू और डप्पू भी तो हैं।
प्रगति ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, दैट्स द रीजन। गुनगुन, सोच अगर अप्पू और डप्पू को कुछ पता चला या वो दोनों यहाँ आ गए तब क्या करेगी तू? गुनगुन कुछ सोचते हुए बोली, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अपने अतीत से कभी मिलने नहीं दूंगी। ये बोलते हुए गुनगुन ने उस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। गुनगुन को अपने मन में पूरी क्लैरिटी थी, पर साहबजादे वो तो अपने सामने मुनमुन को उस साड़ी में देखकर जैसे दंग ही रह गए थे। मुनमुन की धड़कनें तेज हो रही थी, जो आज तक 5 सालों में नहीं हुआ। शायद वो आज रात होने वाला था। साहबजादे ने एक हाथ में साड़ी थाम रखी थी, पर अचानक जो हुआ वो मुनमुन ने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। साहबजादे ने अपनी जेब से लाइटर निकालकर गुनगुन की उस साड़ी पर आग लगा दी थी। मुनमुन के होश उड़ गए थे, उसकी सांसें मानो थम सी गई थी। जलती हुई साड़ी बाहर फेंकते हुए साहबजादे ने मुनमुन की तरफ बढ़ते हुए कहा, हाउ डेयर यू मुनमुन। साहबजादे के बारे में एक बात मशहूर थी, वो कब किस तरह रिएक्ट करेंगे कोई भी नहीं जानता था। उनकी यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती थी। मुनमुन ने दर्द भरी आवाज में कहा, तो फिर किस चीज से इम्प्रेस होते हैं आप? इतने सालों में हर तरीका ट्राई कर चुके हूँ, पर हम दोनों के बीच की दूरियां कम ही नहीं होती। आपके लिए मैं इतने एफर्ट्स डालती हूँ, उनकी तो कोई परवाह ही नहीं है आपको। मुनमुन की इस बात ने साहबजादे को फिर से गुस्सा दिला दिया था, पर इस बार उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, यही तुम्हारी गलतफहमी है। शायद तुम गुनगुन की तरह बनना चाहती हो, इसीलिए उसी की साड़ी पहनकर तुम आज मेरे सामने आई। एक बात याद रखना, आज के बाद गुनगुन के किसी भी कपड़े को हाथ मत लगाना। साहबजादा अपने अतीत में नहीं जीता, गुनगुन मेरा अतीत थी, और ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो तुम। ये कहते हुए साहबजादे फौरन उस कमरे से बाहर चले गए। मुनमुन ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, पर फिर भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुनमुन ने खुद को शाबाशी देते हुए कहा, वाह मुनमुन, तू कमाल है। आज मैंने गुनगुन की साड़ी इसीलिए पहनी थी ताकि पता चल सके गुनगुन की अहमियत साहबजादे के दिल में आज भी है या नहीं। जिस तरह साहबजादे ने गुनगुन की साड़ी को आग लगाई है, आई एम श्योर वो गुनगुन को इसी तरह अपने दिल में भी राग बना चुके होंगे। मुनमुन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत ने साहबजादे की रात की नींद उड़ा दी थी। साहबजादे गुस्से से लाल हो रहे थे। वो जैसे ही हॉल की तरफ जा रहे थे तो उनकी माँ लीला देवी ने साहबजादे को देखकर उन्हें रोकते हुए कहा, साहबजादे। साहबजादे ने पलटकर देखा तो लीला देवी ठीक उनके पीछे खड़ी थी। लीला देवी ने साहबजादे की आंखों में उबलते हुए गुस्से को देखते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? तू अभी तक सोया नहीं? साहबजादे ने लीला देवी के माथे को चूमते हुए कहा, हाँ माँ, बस कुछ काम है, आप सो जाओ। लीला देवी ने साहबजादे की तरफ घूरते हुए कहा, तेरी माँ हूं, अच्छे से जानती हूँ तुझे। तू अपनी दिक्कत कभी किसी से शेयर नहीं करता। बस याद रखना, तूने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाना सीखा है, वरना तेरे पहले के रूप को देखकर अच्छे की हालत खराब हो जाती थी। साहबजादे के मेंशन से कई किलोमीटर दूर मुंबई शहर में ही एक और तूफान पल रहा था, गुनगुन के दिल में। आधी रात को प्रगति की बालकनी में खड़ी गुनगुन अंधेरी रात में पसरे आसमान को घूर रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि 2 दिन में उसकी जिंदगी इतनी करवट लेगी, पर अब वो अच्छे से समझ चुकी थी कि शायद ये रात इस शहर में उसकी आखिरी रात थी। अगर कल साहबजादे ने उसे केस से निकालने का फैसला लिया तो वो वापस यूएसए चली जाएगी। अगली सुबह वो तैयार थी साहबजादे का फैसला सुनने के लिए। अपने लॉयर की यूनिफॉर्म पहने गुनगुन लॉ फर्म के ऑफिस पहुंच चुके थे। वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाने ही वाले थे कि तभी उसके फोन पर कॉल आया। फोन की स्क्रीन पर बोर्डिंग स्कूल लैंडलाइन नाम शो हो रहा था। गुनगुन ने फोन उठाया और झट से बोली, हेलो माय लिटिल चैम्प्स। सामने से 2 छोटे बच्चों की आवाज आई। ओह, आई ऑल्सो मिस यू माय चैम्प्स। गुनगुन ने जवाब दिया, बट यू डोंट वरी बच्चा, मामा विल मीट यू सून। गुनगुन अपने बच्चों से बातें कर रही थी, तभी बोर्डिंग स्कूल की मैडम ने दोनों बच्चों को टाइम बताते हुए कहा, किड्स, यू हैव ओनली फ्यू मिनट्स लेफ्ट। मैडम की आवाज सुन गुनगुन के बच्चों ने कहा, आप अपना ध्यान रखना, ओके बाय, आई लव यू। फोन काटते ही जैसे गुनगुन पलटी तो उसने देखा कि साहबजादे भी अपने बॉडीगार्ड्स और तिवारी जी के साथ ऑफिस पहुंच चुके हैं। साहबजादे गुनगुन की तरफ घूरते हुए देख रहे थे। गुनगुन टेंशन में थी। उसे डर था कि कहीं साहबजादे ने उसकी बात सुन तो नहीं ली। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल टेंस था।
मिश्रा जी के साथ साथ फर्म के बाकी लॉयर्स भी मौजूद थे। गुनगुन साहबजादे के ठीक ऑपोजिट चेयर पर बैठी हुई थी और साहबजादे वो तो किसी की परवाह किए बिना बस गुनगुन को घूरे जा रहे थे। गुनगुन का शक सही था, साहबजादे ने उसकी बात सुन ली थी, पर सिर्फ वो आखिरी हिस्सा जिसमें गुनगुन ने कहा था ओके बाय आई लव यू। साहबजादे ने मन ही मन सोचा, कौन है ये वो शख्स जिसे गुनगुन इतने प्यार से आई लव यू कह रही थी? मुझे किसी भी हाल में जानना है। कॉन्फ्रेंस रूम में सब शांत बैठे थे और फिर तभी मिश्रा जी ने उठते हुए साहबजादे से पूछा, तो फिर क्या डिसीजन लिया है आपने सर? गुनगुन की धड़कनें तेज हो रही थी। साहबजादे ने गुनगुन की आंखों में झांकते हुए कहा, यू आर डूइंग केस। ये सुनते ही मिश्रा जी खुशी से झूम उठे, पर इससे पहले वो कुछ कह पाते गुनगुन ने फौरन कहा, ग्रेट, तो केस को लेकर मेरे कुछ सवाल है। मैंने कल आपकी फाइल अच्छे से रीड की। आपकी कंपनी का मानना है कि आपके 500 करोड़ गायब करने में दुबई की WX लिमिटेड का हाथ है। क्या आप बता सकते हैं कंपनी ने ये काम कैसे किया होगा? साहबजादे ने कहा, उन्होंने हमारे कंप्यूटर को हैक किया और फिर सारा डाटा चुरा लिया और हम कुछ नहीं कर पाए। गुनगुन पूरे केस को समझ रही थी। उसने साहबजादा से एक और सवाल किया, साहबजादा, आपके पास कंपनी के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस या कोई गवाह है? साहबजादा ने नामे सर हिलाया। गुनगुन ने साहबजादा को जवाब दिया, अदालत सबूत मांगती है। वकील का काम है उन सबूतों को तर्क के साथ रखना। बिना सबूत के कोई भी वकील कुछ नहीं कर सकता। साहबजादे ने फौरन तंज कसते हुए कहा, तो ढूंढिए सबूत। मैंने सुना है आप USA में सबूत ढूंढने में बहुत खतरा भी उठा लेती थी। ये सुनकर मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सब गुनगुन के जवाब का इंतजार कर रहे थे। गुनगुन ने अपनी नजरें उठाकर साहबजादे से कहा, कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। गुनगुन के जवाब देते ही मिश्रा जी ने घड़ी देखी। वो मीटिंग को बीच में रोकते हुए बोली, लंच टाइम हो गया है, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। सभी एक एक करके कॉन्फ्रेंस रूम से जा चुके थे। गुनगुन भी अपने बैग में अपना सामान रख रही थी। तभी साहबजादा ने गुनगुन के पास आते हुए कहा, तुमसे कुछ बात करनी है। गुनगुन ने कहा, हाँ कहिए। साहबजादे ने कहा, यहाँ नहीं, मेरे साथ लंच पर चलो, वही बात करेंगे। गुनगुन ने साहबजादा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। साहबजादे ने फिर से कहा, क्या तुम मेरे साथ अकेले लंच पर आने से डर रही हो? इस बात पर गुनगुन ने साहब की तरफ देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या गुनगुन साहबजादे के साथ लंच पर जाएगी? मैं आपके साथ अकेले लंच करने में डर नहीं रही, बस मैं इस रिश्ते को प्रोफेशनल रखना चाहती हूँ। गुनगुन ने सामान उठाते हुए साहबजादे की आंखों में देखकर जवाब दिया। साहबजादा गुनगुन का जवाब सुनते ही अपनी आवाज में एक रूखापन लाते हुए कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ जाने के लिए डेस्परेट नहीं हूँ। काम की बात करनी है, इसीलिए बोल रहा हूँ। जो भी बात करनी है यहीं कीजिए। गुनगुन ने साहबजादा से कहा, यहाँ इस तरह रोड पर? अच्छा यही होगा कि हम बैठकर बात करते हैं। साहबजादा की आवाज में इरिटेशन साफ सुनाई दे रही थी। गुनगुन ने साहबजादा को एक लुक दी और कुछ सोचते हुए बोली, ओके फाइन, चलिए। गुनगुन ने अपनी गाड़ी की चाबी साहबजादा को थमाते हुए कहा, हम मेरी गाड़ी में चलेंगे। साहबजादा के साथ फ्रंट सीट पर आकर बैठते हुए मुंह ही मुंह में बोली, अपनी रेपुटेशन की इतनी परवाह है, और सालों पहले जो मेरी रेपुटेशन खराब की थी उसका क्या? साहबजादा ने गुनगुन की ओर देखकर पूछा, तुम कुछ कह रही हो? गुनगुन ने अपना सिर नामे हिलाते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं। मुंबई की सड़कों पर साहबजादा गाड़ी नरीमन पॉइंट की तरफ ले जा रहे थे। साहबजादा से नजरें बचाने के लिए गुनगुन खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में गुनगुन और साहबजादा एक समुद्र के किनारे वाले रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। रेस्टोरेंट का माहौल बहुत रोमांटिक था। समुद्र की ठंडी हवाएं गुनगुन के गालों को छूकर गुजर रही थी। हवा के साथ उसके बाल भी लहरा रहे थे। आज 5 साल बाद खुद को इस तरह साहबजादा के सामने बैठा देखकर गुनगुन बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। जी बोलिए, क्या बात करनी है केस के बारे में? तभी बाहर मुनमुन की कार वहां रेस्टोरेंट के बाहर सिग्नल पर रुकी। मुनमुन साहबजादा की मां लीला देवी के साथ डॉक्टर के यहाँ से आ रही थी। लीला देवी ने लापरवाही के साथ मुनमुन की बात का जवाब देते हुए कहा, कोई क्लाइंट्स के साथ लंच पर आया होगा। लेकिन मुनमुन ने आगे से कार को टर्न किया और रेस्टोरेंट के बाहर कार पार्क कर दी। माँ, मैं अभी साहबजादा से मिलकर आती हूँ, मुझे देखकर वो सरप्राइज हो जाएंगे। अगर फ्री होंगे तो हम भी उनके साथ लंच कर लेंगे, मैं अभी आई। लीला देवी ने मुनमुन को रोकते हुए कहा, सुनो, मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए, कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए। शाम को घर ही आएगा, तब मिल लेना। मुनमुन ने कार से निकलते हुए कहा।
बस माँ जी 2 मिनट में वापस आ जाऊंगी। ओपन एरिया में पहुंचते ही उसने जो देखा उसे देख उसके होश उड़ गए। साहबजादा और गुनगुन साथ में एक टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों के बीच में इंटेंस बातें हो रही थी। ये देखकर मुनमुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुनगुन को साहबजादा से दूर करने के लिए मुनमुन ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज फिर दोनों को साथ देखकर मुनमुन को जलन होने लगी। जब से गुनगुन वापस आई थी साहबजादा बस उसके साथ ही दिखाई देते थे। मुनमुन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और साहबजादा को कॉल किया। मुनमुन का फोन देखकर साहबजादा ने फोन काट दिया। साहबजादा के इस बर्ताव से मुनमुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो साहबजादा और गुनगुन को साथ देखकर बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। कार में वापस आते ही मुनमुन का चेहरा देखकर लीला देवी ने पूछा, क्या हुआ मुनमुन? मुनमुन ने लीला देवी की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, साहबजादा गुनगुन के साथ लंच कर रहे हैं। लीला देवी ने मुनमुन से सवाल किया, तुमने साहबजादा से कुछ पूछा नहीं? किया था, लेकिन मुझे डांटते हुए कहा कि वो अपने वकील के साथ बिजी हैं। मुनमुन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मुझे अब लग रहा है कि साहबजादा और गुनगुन कभी अलग नहीं हुए थे। पिछले 5 सालों से उनका रिश्ता वैसा ही चल रहा है। मुनमुन ने साहबजादा की माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे तो मेरी जिंदगी बिखरते हुए नजर आ रही है। मुनमुन की बात सुनकर लीला देवी ने कहा, आज घर आने दे उसे, उसकी अच्छे से क्लास लूंगी। मुनमुन को उनकी बात सुनकर थोड़ा डर लगा, क्योंकि उसने साहबजादे का गुस्सा देखा था। अगर साहबजादा को पता चला कि उसने माँ को सब कुछ बता दिया तो साहबजादा एक बार फिर उससे नाराज हो जाएंगे। इससे भी ज्यादा मुनमुन को डर इस बात का था कि कहीं साहबजादा उससे दूर ना हो जाए। मुनमुन के लिए ये रिश्ता सब कुछ था और वो किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती थी। मुनमुन ने लीला देवी से कहा, रहने दीजिए माँ, साहबजादा गुस्सा हो जाएंगे, सबक तो गुनगुन को सिखाना होगा। गुनगुन जैसे ही उठकर जाने लगी तभी मुनमुन गुनगुन के सामने आकर खड़ी हो गई। गुनगुन उसे यहाँ देखकर हैरान हो गई थी। मुनमुन गुस्से और पागलपन की आग में जल रही थी। मुनमुन ने गुनगुन से कहा, तुमसे मैंने पहले भी कहा था साहबजादा से दूर रहना, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं बस यहाँ अपना काम करने आई हूँ, मुझे तुमसे और साहबजादा से कोई मतलब नहीं है। मुनमुन ने सरकास्टिक टोन में कहा, मुझे पता है तुम्हारा इरादा क्या है, तुम साहबजादा को मुझसे छीनने आई हो। तुम जानती हो कि मैं उससे प्यार करती हूँ। गुनगुन मुनमुन से उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए वो रेस्टोरेंट से जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मुनमुन ने जोर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी बात का जवाब दो, कहाँ जा रही हो? गुनगुन के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। उसने मुनमुन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम जो चाहे कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती। रेस्टोरेंट में बैठे बाकी लोग उनकी बातों को एक तमाशे की तरह सुन रहे थे। मुनमुन ने गुनगुन पर एक और आरोप लगाते हुए कहा, तुम मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो, मैं तुम्हारी यह हसरत कभी पूरी नहीं होने दूंगी। बर्बाद, ये शब्द सुनते ही गुनगुन को उसका पास याद आ गया। साहबजादा रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा तो उसका ड्राइवर और तिवारी जी उसके सामने खड़े थे। साहबजादा कुछ कहता उससे पहले तिवारी जी बोले, मुझे माफ कर दीजिए सर, आपने तो हमें आने से मना किया था, लेकिन मैं आपकी सेफ्टी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। साहबजादा ने तिवारी जी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी में बैठकर चले गए। इधर गुनगुन 5 साल पहले की बात को याद करते हुए बोली, परिवार तो हमारा तभी बर्बाद हो गया था जब तुमने 5 साल पहले मुझसे विश्वासघात किया था और मेरे पति से रिश्ता बनाया था। मुझे कुछ भी कहने से पहले खुद को देखो, तुम खुद क्या हो। रेस्टोरेंट के सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। गुनगुन को उस माहौल में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन मुनमुन रुकने वाली नहीं थी। गुस्से में मुनमुन ने गुनगुन को मारने के लिए हाथ हवा में उठाया ही था कि तभी मैनेजर ने आकर बोला, मैम प्लीज आप लोग जाएं यहाँ से, आप यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। मैनेजर की बात सुनकर गुनगुन ने अपना कोट और पर्स उठाया और चली गई। गुनगुन के जाते ही मुनमुन उसे पीछे से जाते हुए देखकर बोली, ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरी बहना। मुनमुन के चेहरे पर जुनून और पागलपन साफ नजर आ रहा था। न जाने उसका ये पागलपन अब गुनगुन की जिंदगी में कौन सा नया तूफान लेकर आने वाला था। जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।